ओके, तो आज हम पढ़ेंगे ऑडिटरी पाथवे। ओके, ऑडिटरी पाथवे समझने से पहले आप एक बार विजुअल पाथवे पढ़ लेना। ओके, क्योंकि विजुअल पाथवे क्लियर होगा तो ऑडिटरी पाथवे बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम कंपेयर करके आगे चले जाएंगे। तो आपको आई होप के विजुअल पाथवे पता हो। तो आज हम पढ़ते हैं ऑडिटरी पाथवे। तो दिस इज योर ऑडिटरी पाथवे। ये आपको एग्जाम में ड्रॉ कर देनी है फिगर। सबसे पहले ये ड्रॉ करोगे तो भी आपके 30% मार्क्स स्कोर हो जाते हैं। फिर इसके बारे में ये नाम एलोबरेट करके लिख दोगे तो भी 50% मार्क आ जाएंगे, और थोड़ा अच्छे से एलोबरेट करते हो तो 70% मार्क यू आर अचीव। तो सबसे पहले ऑडिटरी पाथवे कहाँ से स्टार्ट होता है, इसके लिए हमें समझना है कि विच इज द रिसेप्टर फॉर अ हियरिंग। हियरिंग के लिए रिसेप्टर कौन सा है आपका? ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी यहाँ पे दिखा है, ये आपके हेयर सेल्स का रिसेप्टर है। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी में ये रोड्स होते हैं एंड हेयर सेल्स होते हैं, तो ये आपका रिसेप्टर है। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी में पर्टिकुलरली हेयर सेल्स होते हैं जो असली आपका मेन रिसेप्टर की तरह काम करेंगे। तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी इज रिसेप्टर, लेकिन ऑर्गन ऑफ कॉर्टी में भी स्पेसिफिक क्या है? हेयर सेल्स आर द मेन रिसेप्टर फॉर हियरिंग। एंड हेयर सेल्स में भी मेन क्या है? आपके इंटरनल हेयर सेल्स आपके रिसेप्टर की तरह काम करेंगे। तो इंटरनल हेयर सेल में से आपकी 8 नर्व निकलेगी, 90 to 95% निकलेंगे 8 नर्व के फ्रॉम इंटरनल हेयर सेल्स, एंड एक्सटर्नल हेयर सेल से 5 से 10% फाइबर। ओके, तो एक्सॉन्स ऑफ हेयर सेल टुगेदर फॉर्म अ 8 नर्व। तो हेयर सेल्स हो गए आपके, और हेयर सेल्स के एक्सॉन आपके क्या बनाएंगे? 8 नर्व। तो सबसे पहले ये जाएंगे स्पाइरल गैंग्लियन में। ओके, तो 8 नर्व यहां से आई। कहां से 8 नर्व? आप सबने देखा एक्सॉन किसके हैं? एक्सॉन्स हेयर सेल्स के एक्सॉन है जो 8 नर्व के फाइबर्स बनाते हैं। हेयर सेल्स के एक्सॉन्स इंटरनल हेयर सेल्स और एक्सटर्नल हेयर सेल्स से जाएंगे स्पाइरल गैंग्लियन में सबसे पहले, और स्पाइरल गैंग्लियन से आपकी ये 8 क्रेनियल नर्व निकल रही है। और 8 क्रेनियल नर्व सबसे पहले कहाँ पे एंड होगी? तो आपको याद रखना है व्हाट इज द नेम ऑफ 8 क्रेनियल नर्व। 8 क्रेनियल नर्व है वेस्टिब्युलो कॉक्लियर नर्व। क्या नाम है इसका? वेस्टिब्युलो कॉक्लियर नर्व। हमें देखना है ऑडिटरी पाथवे, तो हम मेनली कॉक्लिया वाला पार्ट देखेंगे। तो ये कौन सी नर्व है? वेस्टिब्युलो कॉक्लियर नर्व। तो कॉक्लियर नर्व है तो ये कहाँ पे एंड होगी? कॉक्लियर न्यूक्लियाई में। तो ये कहाँ पे एंड होती है? सबसे पहले कॉक्लियर न्यूक्लियर में। कॉक्लियर न्यूक्लियाई कहाँ पे होते हैं? कॉक्लियर न्यूक्लियाई सिचुएटेड इन द मेडुला। तो सबसे पहले 8 नर्व आपकी वेस्टिब्युलो कॉक्लियर नर्व जाएगी आपके मेडुला में। मेडुला में ये एंड होगी कॉक्लियर न्यूक्लियाई पे, क्योंकि इसका नाम है कॉक्लियर नर्व। कॉक्लियर न्यूक्लियाई दो होते हैं, डॉर्सल एंड वेंट्रल। तो ये दोनों जगह पे एंड होती है, वेंट्रल डॉर्सल कॉक्लियर न्यूक्लियाई एंड डॉर्सल कॉक्लियर न्यूक्लियाई। तो वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियाई पर भी एंड होगी एंड डॉर्सल कॉक्लियर न्यूक्लियाई पर भी एंड होगी। इसके बाद ये कॉक्लियर न्यूक्लियस से कहाँ जाती है? तो ये पहुंचती है ट्रेपेजॉइड बॉडी में। तो ट्रेपेजॉइड बॉडी दोनों साइड हो गए, राइट में भी हो गए, लेफ्ट में भी हो गए। तो व्हेन दिस मूविंग अवे फ्रॉम कॉक्लियर न्यूक्लियाई एंड मूविंग टुवर्ड्स द ट्रेपेजॉइड बॉडी, दिस यूजुअली क्रॉसेस टू द ऑपोजिट साइड। तो मान लो ये राइट कॉक्लियर न्यूक्लियर में आ रहा है, तो मान लो राइट ईयर के सिग्नल राइट कॉक्लियर न्यूक्लियर में आ रहे हैं, तो वो ट्रेपेजॉइड बॉडी लेफ्ट की तरफ चले जाएंगे। ओके, सेम वे अगर लेफ्ट कॉक्लियर न्यूक्लियर में कुछ आ रहा है तो वो राइट की ट्रेपेजॉइड बॉडी में चले जाएंगे। तो क्रॉसिंग हो जाता है ट्रेपेजॉइड बॉडी के वक्त, लेकिन बहुत सारे फाइबर अनक्रॉस भी रहते हैं और वो सेम साइड भी मूव होना स्टार्ट कर जाते हैं। ओके, तो बहुत सारे फाइबर्स सेम साइड भी मूव करते हैं, बहुत सारे फाइबर्स क्रॉस करते हैं। तो क्रॉस करके ये ट्रेपेजॉइड बॉडी में जाते हैं, बहुत सारे सेम साइड मूव जाते हैं और सेम साइड की ट्रेपेजॉइड बॉडी से निकल के आगे पहुंचते हैं। बहुत सारे फाइबर्स कॉक्लियर न्यूक्लियस से होकर ट्रेपेजॉइड बॉडी में जाते ही नहीं है और सीधे भी आगे की तरफ चले जाते हैं। तो अलग अलग मैकेनिज्म है। मेनली फाइबर्स एंड होते हैं कॉक्लियर न्यूक्लियाई में, ऑपोजिट ट्रेपेजॉइड बॉडी में जाते हैं और ट्रेपेजॉइड बॉडी से वो आगे की तरफ पहुंचते हैं। वाइल दूसरा मैकेनिज्म क्या है? कॉक्लियर न्यूक्लियाई में आएगा, सेम साइड की ट्रेपेजॉइड बॉडी पे जाएगा और फिर आगे की तरफ जाएगा। और कभी कभी क्या होता है, सेम साइड कॉक्लियर न्यूक्लियाई से वो सीधा डायरेक्टली ही आगे की तरफ जंप कर देते हैं और बाद में इनका ऑपोजिट देखने मिलता है। तो आपको स्ट्रक्चर के नाम याद रखने हैं। सबसे पहले आएगा आपका कॉक्लियर नर्व एंड होगी कॉक्लियर न्यूक्लियाई में। ओके, वो आपके मेडुला में होगा। तो सबसे पहले कॉक्लियर नर्व एंड होगी आपकी कॉक्लियर न्यूक्लियाई में। ओके, तो कॉक्लियर न्यूक्लियाई आपका होगा मेडुला में। इसके बाद ये जाएगा ट्रेपेजॉइड बॉडी में। ट्रेपेजॉइड बॉडी में होने के बाद ये जाते हैं सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस।
सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस के बाद ये जाते हैं न्यूक्लियस ऑफ लेटरल लेमनिस्कस, ये सब पोन्स का हिस्सा है। बाद में ये पहुंचते हैं इंफीरियर कॉलिक्यूलस, बाद में ये जाते हैं मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, और लास्ट में ये पहुंचते हैं प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स। तो मैंने आपको चलाया था विजुअल पाथवे। ओके, विजुअल पाथवे में मिड ब्रेन का हिस्सा था, मिड ब्रेन का हिस्सा विजुअल पाथवे। ओके, थैलेमस एंड मिड ब्रेन, ये सब आता था आपका विजुअल पाथवे में। तो इसमें एक वर्ड आता था कि विजुअल पाथवे में ये कहाँ पे एंड होता था, तो विजुअल पाथवे में ये एंड होता था लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में। तो यहाँ पे वर्ड आ रहा है मीडियल जेनिकुलेट बॉडी। क्लियर सबको? तो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी आएगा आपके विजुअल पाथवे में, और मीडियल जेनिकुलेट बॉडी आएगा आपका ऑडिटरी पाथवे में। तो ये मिस्टेक मत करना, उधर का इधर लिख देना। तो विजुअल पाथवे से कंपेयर में आसानी से याद रह जाएगा। कैसे याद रखोगे? हमें सुनना है तो मीडियली फोकस करके सुनना है, लेकिन हम देखना दूर तक देख पाते हो। तो देखने के लिए हमें दूर तक देख पाते हैं, तो लेटरल मतलब दूर वाला देखने में, और मीडियल मतलब नजदीक वाला सुनने में। तो मीडियल जेनिकुलेट बॉडी इन द ऑडिटरी पाथवे एंड लेटरल जेनिकुलेट बॉडी इन द विजुअल पाथवे। तो ऐसे याद रख लेना। दूसरा मैंने एक चीज बोली थी आपको था कि विजुअल पाथवे अलग अलग 4 जगह पे एंड होता था। उसमें एक जगह कौन सी थी? सुपीरियर कॉलिक्यूलस, जो बाई डायरेक्शनल मूवमेंट और रैपिड आई मूवमेंट के लिए काम करती थी। तो विजुअल पाथवे में एक वर्ड आता था सुपीरियर कॉलिक्यूलस, तो आप याद रखना यहाँ पे आपको लिखना है इंफीरियर कॉलिक्यूलस। क्लियर? अब ऐसे याद रखना कि आपने इंफीरियर कॉलिक्यूलस लिखा ही है, तो कोई और चीज आपको सुपीरियर बनानी पड़ेगी, तो आप बना देना सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस। तो आपको याद रहेगा इंफीरियर कॉलिक्यूलस और सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस। और एक बहुत ही फेमस पाथवे आपको टच के लिए चला होगा सीएनएस में, डीसीएमएल पाथवे। क्या फुल फॉर्म है डीसीएमएल का? डॉर्जल कॉलम मीडियल लेमनिस्कस पाथवे। तो वहां पे होता है डॉर्जल कॉलम मीडियल लेमनिस्कस, तो यहाँ पे आप मीडियल की जगह वर्ड यूज कर देना लेटरल लेमनिस्कस। तो ये पूरा पाथवे कंपैरिजन से आसान में बन जाएगा। कैसे याद रखना? सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस क्यों आया? क्योंकि सुपीरियर कॉलिक्यूलस विजुअल में जा रहा है, तो यहाँ पे कॉलिक्यूलस नहीं आएगा, तो सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस आएगा। वहां पे सुपीरियर कॉलिक्यूलस था, तो यहाँ पे इंफीरियर कॉलिक्यूलस आएगा। वहां पे लेटरल जेनिकुलेट बॉडी था, तो यहाँ पे मीडियल जेनिकुलेट बॉडी आएगा। और नॉर्मली टच कैरी करता है डीसीएमएल डॉर्जल कॉलम मीडियल लेमनिस्कस से, तो यहाँ पे आपको रखना है लेटरल लेमनिस्कस। तो ऐसे आप चारों याद रख सकते हो कि कैसे ये कैरी करता है। और लास्ट में ये एंड होता है कॉर्टेक्स में। विजन पाथवे होता है विजुअल कॉर्टेक्स में एंड, ऑडिटरी पाथवे कहाँ पे एंड होगा? ऑडिटरी कॉर्टेक्स में। क्लियर एवरीवन? विजुअल पाथवे एंड होता है विजुअल कॉर्टेक्स, उसका नाम है एरिया नंबर 17। ऑडिटरी कॉर्टेक्स एंड होता है, इसका नाम है एरिया नंबर 41, 42। ओके, तो ऑडिटरी कॉर्टेक्स का एरिया नंबर है 41, 42। इसके बाद विजुअल पाथवे जाता था सेकेंडरी विजुअल कॉर्टेक्स में, जिसको हम बोलते थे एरिया नंबर 18, 19। यहाँ पे जाएगा सेकेंडरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स में, जिसको हम बोलेंगे एरिया नंबर 22, 21 एंड 20। ओके, और इसका स्पेसिफिक नाम भी है वर्निक्स एरिया। क्लियर? तो वर्निक्स एरिया में लास्ट में आपको ले जाना है, एरिया नंबर 22 बोलते हैं वर्निक्स एरिया को। इसके साथ कंपेयर में एक और एरिया भी आता है जो ऑडिटरी का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है वो मोटर पाथवे में आएगा, दैट इज अ ब्रोकाज एरिया। तो ब्रोकाज एरिया इज एरिया नंबर 44, वाइल वर्निक्स एरिया इज एरिया नंबर 22। एमसीक्यू में बार बार पूछेंगे, 1 मार्क में भी बार बार पूछेंगे व्हाट इज वर्निक्स एरिया एंड व्हाट इज ब्रोकाज एरिया। लेकिन ब्रोकाज एरिया ऑडिटरी का हिस्सा नहीं है, वो मोटर पाथवे का है, वो स्पीच के लिए जब आप बोलते हो तब आप ब्रोकाज एरिया से कमांड देते हो। क्लियर एवरीवन? तो ये है आपका वर्निक्स एरिया। ओके, जैसे कलर थे तो आप सेकेंडरी कॉर्टेक्स में जाते थे, तभी आपको कलर और 3D इमेज दिखती थी। वैसे ही यहाँ पे सुनाई तो देगा, लेकिन आप क्या सुन रहे हो उसका इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाओगे। ओके, जैसे मान लो मैंने आपको पूछा कोई क्वेश्चन, मैंने आपको पूछा कि भाई आज हमने चला एंडोकोक्लियर पोटेंशियल, तो मैंने पूछा व्हाट इज एंडोकोक्लियर पोटेंशियल, तो सारे स्टूडेंट आंसर कर देंगे। वो तो आपको ही पता होगा, होप आपने पढ़ लिया होगा तो आप कर पाओगे। लेकिन मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको पता है, आपने पढ़ लिया है, आपके दिमाग में वो चीज़ है, तो मैं आपको पूछूंगा व्हाट इज एंडोकोक्लियर पोटेंशियल, तो आप मुझे तुरंत आंसर करोगे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मैं जब आपको पूछता हूँ व्हाट इज एंडोकोक्लियर पोटेंशियल, तो वो आपके प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स में पहुंचता है। ओके, एरिया नंबर 41, 42 में। इसके बाद वो जाता है सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया में, एरिया नंबर 22 में, वर्निक्स एरिया में। और वर्निक्स एरिया में आपको समझ में आता है कि सर ने पूछा है एंडोकोक्लियर पोटेंशियल और आप आंसर कर देते हो। ओके, लेकिन कब आंसर करोगे? अगर आपके दिमाग में होगा तो। अभी मैं आपको सेकंड सिनेरियो देता हूँ कि किसी ने पढ़ भी लिया है, उसके दिमाग में भी है,
उसके दिमाग में भी है कि भाई एंडोकॉक्लियर पोटेंशियल ये होता है, उसने पढ़ लिया है पूरा। लेकिन मान लो उसमें कोई इंजरी होती है, कोई एक्सीडेंट होता है और उसका वर्निक्स एरिया डैमेज हो जाता है। ओके, तो मान लो उसको कुछ इंजरी होती है और उसका वर्निक्स एरिया डैमेज हो गया, तो क्या होगा? ओके, अगर उसका वर्निक्स एरिया डैमेज हो गया तो मैं उसको पूछूंगा व्हाट इज एंडोकॉक्लियर पोटेंशियल, तो उसको सुनाई देगा प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स में, उसको सुनाई देगा प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स में, लेकिन वो आंसर नहीं करेगा क्योंकि उसको सुनाई दे रहा है लेकिन वो उसका इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाता। क्योंकि आप देखो, इंटरप्रिटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग इज डन इन वर्निक्स एरिया, तो उसको सुनाई देगा। आप उसको पूछोगे कि मैंने तुम्हें क्या पूछा, तो वो बोलेगा सर आपने पूछा एंडोकॉक्लियर पोटेंशियल, तो बोलो एंडोकॉक्लियर पोटेंशियल, लेकिन व्हाट इज एंडोकॉक्लियर पोटेंशियल वो समझ नहीं पाएगा क्योंकि उसका वर्निक्स एरिया चला गया, इंटरप्रिटेशन नहीं है। लेकिन उसको आंसर पता है तो भी वो आंसर नहीं कर पाता। उसी बच्चों को मैं अगर लिख के दूंगा, मैं अगर ऐसा पीपीटी दिखाऊंगा और पीपीटी में लिखा होगा एंडोकॉक्लियर पोटेंशियल, आंसर व्हाट इज एंडोकॉक्लियर पोटेंशियल, पीपीटी में वो रीड कर रहा है, तो वो रीड करके तुरंत समझ जाएगा क्योंकि उसका विजुअल कॉर्टेक्स इंटेक्स है, उसका ओनली वर्निक्स एरिया डैमेज हुआ है, तो उसको ऑडिटरी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती। तो इंटरप्रिटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिटरी इंफॉर्मेशन, तो क्या बोल रहे हैं वो समझ में नहीं पाएगा, लेकिन लिखा हुआ वो सब कुछ भी अच्छे से समझ में उसको आ जाएगा। तो विजुअल कॉर्टेक्स ऑन है, तो लिखने की वजह से, तो इसका मतलब वो एंडोकॉक्लियर पोटेंशियल जानता था, उसको आंसर पता था। अगर आपने लिख के दिया क्वेश्चन तो वो आंसर कर पाता है, लेकिन आप क्वेश्चन पूछते हो तो वो आंसर नहीं कर पाता। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ वर्निक्स एरिया, इंटरप्रिटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिटरी इंफॉर्मेशन। लेकिन याद रखना वर्निक्स एरिया मेनली होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर में, क्योंकि लेफ्ट हेमिस्फीयर आपका है डोमिनेंट हेमिस्फीयर। ओके, लेकिन कभी कभी फिर दोनों साइड भी देखने मिलता है, लो ये कंफर्म नहीं है, कभी कभी राइट में भी देखने मिला, किसी में दोनों भी एक्टिव होते हैं, किसी में राइट साइड भी हो सकता है, लेकिन मेनली बहुत सारे इंडिविजुअल राइट हैंडेड इंडिविजुअल होते हैं, मेनली वो सभी में लेफ्ट हेमिस्फीयर डोमिनेंट होता है, और वहाँ पे आपको वर्निक्स एरिया दिखने मिलेगा लेफ्ट डोमिनेंट हेमिस्फीयर में। ओके, इसको कैटेगोरियल हेमिस्फीयर भी बोलते हैं। दो वर्ड आएंगे, क्योंकि पुरानी बुक में लिखा होगा, आप गाइडेंस पढ़ोगे तो लिखा होगा लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर, फिर वर्ड आएगा डोमिनेंट हेमिस्फीयर एंड नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर। लेकिन अभी आप गैनोंग पढ़ोगे तो लेटेस्ट वर्ड हो गया है कैटेगोरियल एंड रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि दोनों हेमिस्फीयर के फंक्शन है। लॉजिक पढ़ने के लिए आपको चाहिए कैटेगोरियल हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर, लेकिन आर्ट्स पढ़ने के लिए आपको चाहिए इमेजिनेशन, आर्ट्स पढ़ने के लिए आपको चाहिए इमेजिनेशन के लिए आपको चाहिए राइट हेमिस्फीयर, दैट इज अ रिप्रेजेंटेशनल हेमिस्फीयर। तो दोनों हेमिस्फीयर का फंक्शन है, इसकी वजह से राइट और लेफ्ट और डोमिनेंट और नॉन डोमिनेंट की वर्ड की जगह क्या वर्ड यूज होता है? कैटेगोरियल एंड रिप्रेजेंटेशनल। तो वर्निक्स एरिया आर यूजुअली सिचुएटेड इन अ कैटेगोरियल हेमिस्फीयर। यूजुअली कैटेगोरियल हेमिस्फीयर इज अ लेफ्ट हेमिस्फीयर विच इज अ डोमिनेंट हेमिस्फीयर। ओके, लेकिन ये हर एक में अलग अलग देखने मिलेगा। तो प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स एरिया नंबर 41 एंड 42, वर्निक्स एरिया इज सेकेंडरी एरिया, एरिया नंबर 22। साथ में अलग से याद रखना मोटर एरिया, ब्रोकास एरिया, एरिया नंबर 44। अभी आप लोगों को समझना है प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स कौन से लोब में होगा, तो होगा वो टेम्पोरल लोब में। ओके, विजुअल कॉर्टेक्स कौन से लोब में होता है? ऑसिपिटल लोब में। लेकिन ऑडिटरी कॉर्टेक्स टेम्पोरल लोब में। आसानी से समझ में आ जाएगा, आप ईयर के एनाटॉमी देख लो, ईयर बिल्कुल टेम्पोरल लोब के पास ही चिपका हुआ है, तो टेम्पोरल लोब में ही आपका ऑडिटरी एरिया होगा। तो पांचवें सबको क्लियर? कौन कौन सी चीजें आपको याद रखनी है? 8 क्रेनियल नर्व, वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व, एंड होगी कॉक्लियर न्यूक्लियर में, डॉर्सल एंड वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियर। इसके बाद ये जाके ट्रेपेजॉइड बॉडी में, ट्रेपेजॉइड बॉडी से बाद में जाके सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस, देन मीडियल लेमनिस, देन लेटरल लेमनिस्कस, देन इंफीरियर कॉलिक्यूलस। ये इंफीरियर कॉलिक्यूलस आपका मिड ब्रेन का हिस्सा है। मीडियल जेनिकुलेट बॉडी आपका थैलेमस का हिस्सा होगा। प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स आपका कॉर्टेक्स का हिस्सा होगा, एरिया नंबर 41 एंड 42। इसके बाद ये जाएगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स में। अगर मान लो ये राइट साइड है तो इसको एंटर होना पड़ेगा लेफ्ट साइड के सेकेंडरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स में, जहां पे होगा आपका एरिया नंबर 22 विच इज नोन एज वर्निक्स एरिया, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ इंटरप्रिटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ साउंड। क्लियर एवरीवन? कंपेयर करके रखना तो अच्छे से याद रह जाएगा। सुपीरियर ऑलिवरी यहाँ पे है तो वहाँ पे सुपीरियर कॉलिक्यूलस है, वहाँ पे सुपीरियर कॉलिक्यूलस है तो यहाँ पे सुपीरियर ऑलिवरी आ गया। सुपीरियर कॉलिक्यूलस से ये भी याद रहेगा कि इंफीरियर कॉलिक्यूलस आ जाए। डीसीएमएल पाथवे मोस्ट कॉमन है तो उससे याद रखना मीडियल लेमनिस्कस की जगह लिटरल लेमनिस्कस लिखना है, एंड वहाँ पे है लिटरल जेनिकुलेट बॉडी तो उसकी जगह यहाँ पे याद रखना मीडियल जेनिकुलेट बॉडी। क्लियर एवरीवन? तो अगेन आई एम शोइंग यू पाथवे, ऑडिटरी pathway, axons of a inner hair cells from a cochlear division of a 8 nerve and into the cochlear nuclei
dorsal and ventral part of a cochlear nuclei, which is a part of upper part of medulla. Second order neuron arise from a cochlear nuclei and in a trapezoid body on the both side of the brainstem. Second neuron pass mainly to the opposite side brainstem, few passes on the same side. Then third order neuron have their cell body mainly in the superior olivary nucleus and lateral lemniscus. Then they go to inferior colliculus, then medial geniculate body, then primary auditory cortex area number 41 and 42, which is a part of a temporal lobe. Then auditory association area, which is area number 22, that is Wernicke area, that is required for interpretation and understanding of the sound. क्लियर एवरीवन? अगर किसी का वर्निक्स एरिया डैमेज होगा तो क्या होगा? अगर उसका वर्निक्स एरिया डैमेज है तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, भले उसको पता हो तो भी, तो वो किसी भी चीज़ को समझ नहीं पाएगा अगर वर्निक्स एरिया डैमेज हो तो। लेकिन उसको बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, वो अच्छे से बोल पाएगा। तो इसको बोलते हैं वर्डी एफेजिया। एफेजिया मतलब इनएबल टू स्पीक प्रॉपरली। लेकिन कैसा होगा? वर्डी एफेजिया। वो बहुत सारी चीज़ें बोलेगा, लेकिन अगर जब वो बोल रहा है तो कभी कभी बोलने में भी हमें गलती हो जाती है, लेकिन हमें तुरंत समझ में आ जाता है कि मैंने गलती की, क्योंकि हमें इंटरप्रिटेशन सिग्नल मिलते हैं। लेकिन जो बोल रहा है उसको इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाएगा, तो वो खुद बोलेगा और वो इंटरप्रिट नहीं कर पाएगा कि वो राइट बोल रहा है कि रॉन्ग। इसके लिए उसको वर्डी एफेजिया होगा। वो बोलेगा लार्ज अमाउंट में फ्लुएंटली, लेकिन वो गलती बहुत करेगा ग्रामेटिकली और वो समझ नहीं पाएगा। तो वर्निक्स एरिया में इंटरप्रिटेशन चली जाती है, अंडरस्टैंडिंग चला जाता है। वर्निक्स एफेजिया को वर्डी एफेजिया भी बोलते हैं, क्योंकि वो बोल अच्छे से सकता है लेकिन समझ नहीं सकता और वो अपने को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, तो इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशनल या एक्सप्रेसिव एफेजिया भी बोलते, फ्लुएंट एफेजिया बोलते हैं, क्योंकि वो फ्लुएंट बोलता है, वो नॉन फ्लुएंट नहीं है। नॉन फ्लुएंट एफेजिया होगा आपका ब्रोकास, ये सब स्पीच में चलेगा। तो ब्रोकास एफेजिया इज अ नॉन फ्लुएंट एफेजिया। ब्रोकास एफेजिया इज अ रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव मतलब बोलना। तो ब्रोकास एफेजिया में वो बोल नहीं पाएगा, तो वो ब्रोकास होगा एक्सप्रेसिव और वर्निक्स होगा रिसेप्टिव, क्योंकि इंटरप्रेट समझ करना है तो रिसेप्शन करना है। तो वर्निक्स को सेंसरी भी बोलते हैं, वर्निक्स को रिसेप्टिव भी बोलते हैं, वर्निक्स को फ्लुएंट भी बोलते हैं, वर्निक्स को वर्डी भी बोलते हैं। तो वर्निक्स एफेजिया के 4 सिनोनिम याद रखोगे तो सब याद रह जाएगा। वर्निक्स एफेजिया इज अ वर्डी एफेजिया, दैट इज अ फ्लुएंट एफेजिया, दैट इज अ रिसेप्टिव एफेजिया, ओके, एंड दैट इज अ सेंसरी एफेजिया। एंड ब्रोकास में आएगा मोटर एफेजिया, एक्सप्रेसिव एफेजिया, ओके, इसके बाद आएगा नॉन फ्लुएंट एफेजिया, ओके। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ये स्पीच में अगेन वापस रिवाइज होगा।